नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं। मुंबई की धरती से ही आज की सबसे बड़ी खबर आई और वो बड़ी खबर बताऊं उससे पहले आपके सामने दो तारीखें रखना चाहती हूं, क्योंकि गूंज की शुरुआत हो चुकी है। 4:50 हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं। दो तारीख याद रखिए, 29 सितंबर 2008 और दूसरी 31 जुलाई 2025। दोनों तारीखों के बीच गैप है 17 साल 10 महीने का। और इसी बीच हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पनपती है। इसका जिक्र किसी और की तरफ से नहीं बल्कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की तरफ से होता है। और इस पूरी थ्योरी की एक बड़ी वजह मालेगांव ब्लास्ट। इस मामले में 17 साल 10 महीने बाद आज जहां मैं मौजूद हूं मुंबई में, इसी मुंबई की एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसमें जज ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट में शामिल साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित के साथ जो 7 बाकी आरोपी हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह भी सबूत नहीं है कि उन लोगों के पास आरडीएक्स या बॉम्ब था। इस बात के भी सबूत नहीं है कि बाइक किसने वहां पार्क की थी। बाइक पर चेसिस नंबर जो होता है, चेसिस नंबर, वो कभी रिकवर हुआ ही नहीं। वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी साबित नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई कि नहीं हुई, यह भी साबित नहीं हो पाया। कुल मिलाकर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दोनों ही मालेगांव ब्लास्ट केस में नहीं मिल पाए। जिस आरोप के इर्द गिर्द और जिन आरोपियों के इर्द गिर्द भगवा आतंकवाद की पूरी थ्योरी रची गई, एनआईए कोर्ट ने उन आरोपियों को आज बरी कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कुछ आरोपियों के चेहरे को सामने लाकर पूरे धर्म को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश क्यों की गई। और यह मैं नहीं कह रही, आज कोर्ट ने कहा है कि धर्म को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। लेकिन जिन्हें मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने के फैसले में इंसाफ दिख रहा था, उन्हें इस फैसले में साजिश की बू क्यों आ रही है, मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूं। असद ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मालेगांव ब्लास्ट पर आया फैसला निराशाजनक है। 6 नमाजियों को इस ब्लास्ट में निशाना बनाया गया था। जानबूझकर मामले को भटकाने के लिए जांच ऐसे की गई कि फैसला ये आया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टैरिफ विवाद से ध्यान भटकाने के लिए तो ये फैसला नहीं आया। हालांकि कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर किस आधार पर बिना कोर्ट का फैसला आए पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 25 अगस्त 2010 को कह दिया कि अतीत के कई धमाकों में भगवा आतंकवाद शामिल है। 20 जनवरी 2013 को पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह जून 2018 में कहते हैं कि पकड़े गए हिंदू आतंकवादियों का आरएसएस से संबंध है। हालांकि आज इस फैसले के बाद दिग्विजय सिंह अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आरएसएस को आतंकवाद से जोड़ना तो गलत है, लेकिन देश की तत्कालीन सरकार, उस सरकार ने जिस केस के दम पर पूरे धर्म को आतंक से जोड़ने की कोशिश की थी, और आप देखिए उसकी फ्रेंचाइजी आपको अलग अलग तरीके से दिखेगी उस नैरेटिव की। क्या हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ये हिंदुत्व को नहीं मानते, मतलब अलग अलग तरीके के आपको यहां पर अजीबोगरीब वजूहात दिखेंगे। तो जिस पूरे केस के दम पर एंटायर रिलीजन, पूरे धर्म को आतंक से जोड़ने की कोशिश की गई थी, वो सामने आकर कहेंगे कि उन्होंने गलत किया एंड वी आर सॉरी। क्योंकि आज कुछ सवालों की गूंज हर तरफ है। सवाल यह कि राहुल गांधी अमेरिका में जिस भगवा आतंकवाद की बात कह रहे थे, क्या आज वो माफी मांगेंगे? भगवा को आतंक से कांग्रेस राज में किसके इशारे पर जोड़ा गया? क्या इस केस में अभी जांच की गुंजाइश बची हुई है?
जुड़ चुके हैं उनसे मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पेशे से वकील वारिस पठान जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर इस वक्त स्क्रीन पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कहा जा रहा है आपसे कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, और हमारे साथ RSS विचारक, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वारिस पठान मैं आपसे कर रही हूं। आज जो फैसला NIA कोर्ट की तरफ से आया है उसने बाकी चीजों पर जो रोशनी डाली है वो अलग, लेकिन बार बार जो ये हिंदुत्व और हिंदू आतंकवाद का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी उसे एकदम सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए रूबिका जी, आज NIA की कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया जिन पर मालेगांव बम धमाके का सीरियस आरोपी था। उसमें 6 लोगों की जो नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाजियों की जानें चले गई थी, 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके थे। आज उनको छोड़ दिया गया था। उस वक्त NIA था, फिर ATS आया, उन्होंने ये कहा था कि जो मोटरसाइकिल जिस पे बम धमाका हुआ उस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम के ऊपर थी। अब क्या बम आसमान से गिरा, बम जमीन से निकला, इस तमाम चीज़ों का तो सवाल उठता है। अब दूसरी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले आपने देखा रूबिका जी, मुंबई बम धमाके के अंदर जो 12 लोग बेगुनाह बेकसूर जेलों में बंद थे 19 साल तक, उनको मुंबई की उच्च न्यायालय ने छोड़ दिया, एक्विट कर दिया था। एविडेंस नहीं था, प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका। उनके खिलाफ 670 पन्ने का जो जजमेंट था उसको महाराष्ट्र की सरकार ने लाइटनिंग स्पीड बोलते हैं ना, वो स्पीड से गए सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज कर दिया, अपील फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर स्टे लगाया, मगर स्पष्टीकरण किया है कि जो लोग बाहर है उनको जेल में डालने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि क्या इतनी लाइटनिंग स्पीड के साथ महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी इस जजमेंट को भी अपील करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है, okay. कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल तो मेरा, ये सवाल तो आपका मेरे फिर भी समझ में आ गया। लेकिन वारिस भाई, पहली बात पर हम टिकते हैं। आप ये कैसे मान रहे हैं कि वहां जो एक्विट किए गए हैं वो तो बेकसूर है, लेकिन यहाँ जो एक्विट किए गए हैं वो सबके सब आपकी आंखों में दोषी है? यही तो गड़बड़ी हो जाती है ना। आप उसे धर्म में बांटने लग जाते हैं कि मेरे धर्म का है और उसने गुनाह किया है तो वो बेकसूर है, और अगर सामने वाले धर्म का है और उसने कलेवा पहना हुआ है और उसने भगवा धारण किया हो तो वो तो पक्का कसूरवार है। ये डेफिनेशन कहां से आप ला रहे हैं? रूबिका जी सुनिए, रूबिका जी, मैं पहले भी कहा था, आज भी बोलता हूँ, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं लॉयर भी हूँ और मेरे हिसाब से आतंकवादियों का कोई धर्म जात नहीं होता। आतंकवादी है, उसका काम एक ही होता है, दहशतगर्द फैलाना, लोगों को डराना, धमकाना, बेगुनाह बेकसूरों की जाने लेना। तो हम तो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहे। आतंकवाद को और आतंकवादियों को कोई माफ नहीं करता, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो आतंकवादी वारिस भाई, आप बड़ी डेफिनेशन में, जनरल डेफिनेशन में चले गए। वारिस भाई, मैं आपसे ये डेफिनेशन की बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले एक मसले में कुछ लोगों को एक्विट किया गया, बरी किया गया सबूतों के अभाव में, वो लोग तो निर्दोष हैं, लेकिन यहाँ सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को अगर बरी किया जाता है तो आप कहते हैं ये गलत हो रहा है। ये जो दोहरा हमने ये कहा है सरकार से। अरे सुनिए रूबिका जी, आपका एजेंडा अलग होगा, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सुनिए रूबिका जी। महाराष्ट्र सरकार जिस फुर्ती के साथ, मेरा एजेंडा बिल्कुल अलग नहीं वारिस भाई, मैं तो क्लियर हूँ, जो कोर्ट कहेगा हम उसके आगे नतमस्तक है, क्लियर। बिल्कुल, मगर संविधान क्या बोलता है? इक्वालिटी, कानून सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए। तो एक के लिए अगर आप लाइटनिंग स्पीड के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो क्या दूसरे के लिए आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब दूसरा सवाल भी ये आ रहा है, ऑलराइट, प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे दीजिए। वारिस पठान कह रहे हैं जितना बिजली की रफ्तार से उन लोगों ने उस टाइम सवाल उठाए थे, पहला पॉइंट के खिलाफ अपील फाइल करेंगे जल्दी से ATS के ऊपर, जो NIA अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। हाँ, तो वही सवाल तो पूछ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी। होना चाहिए ना। नहीं, आप मुद्दे से हट रहे हो। मेन मुद्दा क्या है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो इस केस की सबसे मुख्य आरोपी थी, उसने शहीद हेमंत करकरे, जिसको 26/11 में आतंकवादियों ने मार दिया था, शहीद कर दिया था, उनके बारे में कहा था कि अरे वारिस भाई, अभी बहुत टाइम है, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। मैं कह रही हूँ पहले आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं चाहेंगे। रोहिणी सेलियन जो इस केस की सरकार जिस लाइटनिंग स्पीड से पिछले केस में कोर्ट में पहुंची है,
क्या इस वाले केस में पहुंचेगी कि नहीं, है ना। प्रेम शुक्ला यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछ लेते हैं, वो तो मुंबई से भी ताल्लुक रखते हैं। हाँ, प्रेम शुक्ला जी। तो सवाल एक साथ नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आपके ऑडियो में कुछ इशू है, मैं उसे दुरुस्त कराती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त विजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी, आप तो इस केस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मतलब साध्वी प्रज्ञा तो आपके घर पर आया जाया करती थी, इनफैक्ट वो तो आपकी धर्मपत्नी की अजीज मित्रों में से एक है आपके घर पर। और जहां तक मेरी याददाश्त है, सीबीआई ने आपको भी कई दफा पूछताछ वगैरह के लिए बुलाया था, हाँ कि ना? रूबिका भी, वारिस पठान बोल रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो ये सच कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। आज तक आतंकवादी के नाम पर कोई भी हिंदू आज तक किसी के गिरफ्त नहीं आया, पकड़ा नहीं गया है। लेकिन जो षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा गया था, उसमें संतों को आतंकवादी बनाया गया था। हिंदू आतंकवाद के नाम से बात कही गई थी, भगवा आतंकवाद के नाम से संतों को बदनाम किया गया था। एक असीमानंद डांग में गरीब जो आदिवासी, जो हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग थे, उनको उस गरीबी से उबारने के लिए अपना सारा जीवन लगा रहे थे। उस समय सोनिया सरकार, सोनिया जी, राहुल गांधी जैसे ये नेता उस समय असीमानंद को आतंकवादी करार देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, और समाज में इस प्रकार का बदनाम किया जा रहा था। भगवा को बदनाम किया जा रहा था, संतों को बदनाम किया जा रहा था। साध्वी ऋतंभरा मेरी छोटी बहन जैसी हैं, आज भी हैं, लेकिन आप ये व्यक्तिगत नहीं जानते, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। वारिस पठान मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। वो मेरे घर में आती थी, और घर में आती थी इसलिए एनआईए ने और सीबीआई ने 2 वर्ष तक मेरे घर में आकर के हमें परेशान करते रहे। घंटों बिछाते थे, घर में बिछाते थे। एनआईए के ऑफिस में जाना पड़ता था, हमें घंटों बैठना पड़ता था। इतनी प्रताड़ना कांग्रेस के समय होती थी। हमारे पास तो सीबीआई ऑफिसर बैठ के बताते थे कि इस समय चिदम्बरम सीधे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हम आपसे ये बात कहिए कि आप असीमानंद से और साध्वी प्रज्ञा से आप जुड़े हुए हैं। हमने कहा मेरे घर में आती थी, मेरी छोटी बहन है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और असीमानंद संत हैं जो वहाँ गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं न कहीं आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रही है। और आपको ध्यान में होगा उस समय आतंकी छोड़े गए थे, और असीमानंद को समाज के सामने आतंकवादी घोषित करके उनको बदनाम किया गया था। इसलिए वारिस पठान, आप परसेप्शन का गेम खेल रहे हैं, वास्तविकता पर खड़े हुई है। आज तक कितने आतंकवादियों के नाम हिंदू कटघरे में खड़े हुए, जितने खड़े हुए सारे के सारे मजहबी खड़े हुए। और विजय शंकर तिवारी स्क्रीन पर। मैंने अभी इनकी बात को सुना। इन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेरे घर पे आती थी, मेरी बहन है। ठीक है, आप अपनी बहन को ये बोलिए कि जो शहीद हेमंत करकरे थे, जिनको 26/11 के वक्त आतंकवादियों ने मार दिया, शहीद कर दिया गया था, उनके बारे में तो उन्होंने कहा था कि वो मैंने शराब दिया उनको। तो आपने कभी रोका नहीं उनको कि आप शराब कैसा दे सकते हो? हमारे देश का बहादुर सिपाही जो ड्यूटी के वक्त अपनी जान गंवा दिया, शहीद हो गया, उसके बारे में इस तरह के अल्फाज वो यूज कर सकता है क्या रूबिका जी? बात नंबर 2, वारिस पठान एक मिनट, वारिस पठान बहुत बढ़िया। सुनिए, अरे कंप्लीट कहाँ किया यार, मैं कंप्लीट नहीं करता उसके पहले आप लोग बीच में टपक जाते हो। अच्छा, कंप्लीट करने दीजिए, रुकिए ना। जानते होंगे ना, तो मुंबई में रहते हैं। रोहिणी सेलियन को तो आप जानते होंगे विजय जी, जो इतनी बड़ी प्रोसिक्यूटर थी। इस केस के अंदर भी प्रोसिक्यूटर वही थी, रोहिणी सेलियन मैडम। उन्होंने कहा कि मुझे एनआईए ने कहा था कि इस केस में स्लो जाए, उसके बारे में क्या इंक्वायरी करेंगे। अब कुछ जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां, इनके नेता है, मैं उनको भी पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने जब 12 आरोपियों को बेकसूर बेगुनाह जो ट्रेन में फंसे हुए थे 18 साल से, उनको रिहा कर दिया, तब आपने चिल्ला पुकार किया इनके खिलाफ अपील फौरन फाइल करो, इनका बेल कैंसिल हो जाना चाहिए, प्रोसिक्यूशन कैसा फेल हो गया। आप क्या आवाज करेंगे कि नहीं करेंगे? आप न्याय मांगे कि नहीं? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए रूबिका जी। जो भी इन्वॉल्व था या जो भी जिसकी लापरवाही की वजह से कुछ भी हो, उसके अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे तो धमाके होते जा रहे। अभी पिछले दिन कुछ लोग छूट गए, उसके पहले लोग छूट जाते, इतने सारे ब्लास्ट हो गए। ठीक है वारिस भाई, रुकिए ना, रुकिए। मैंने कहा था 30 सेकंड, और उसके बाद बाकी और मेहमान यहाँ पर मौजूद है। विजय जी प्लीज 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए हमारे साथ। ओके, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मैंने पहले ही कहा, चरित्र पर लोग शक करते हैं। चरित्र
आप जिनकी बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं, उनका चरित्र आतंकी है, लेकिन किसी संत आप सुनिए, आप सुनने का मामला रखिए। आप अरे अभी आप पसंद नहीं कर रहे थे वारिस भाई कि वो बीच में आपके बोले, अब उनके बीच में आप मत बोलिए ना। देखो रूबिका, साध्वी ऋतंभरा को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया है। साध्वी ऋतंभरा पीड़ित रही, आप उनकी बात तो सुनेंगे ना। उन्होंने कहा हमें पीटा जाता था, दीवारों से फटका जाता था, कोई महिला नहीं होती थी, यही लोग होते थे, और हमें ब्लू फिल्म दिखाई जाती थी। एक साध्वी को ब्लू फिल्म दिखा करके, गंदी फिल्म दिखा करके उनको बात स्वीकार करने के लिए कहना, इसके बाद भी एक भी आप बताइए उन्होंने कहा है क्या? जो रहा ही नहीं है, इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी इतनी, और आज उनके खिलाफ एक भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। मोटरसाइकिल होने का मतलब हो आप उनको आरोपी सिद्ध कर देंगे क्या? आप तो वकील हैं। और रुकिए एक सेकंड, इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली नवनीत राणा जी जुड़ चुकी हैं, अमरावती की पूर्व सांसद और बीजेपी की कद्दावर नेता। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जब ये मसला चल रहा था तो हनुमान चालीसा पढ़कर उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीधा चैलेंज कर लिया था, और हिंदुत्व की लड़ाई का एक आयाम आपने ये भी देखा था। हमारे साथ इस वक्त नवनीत राणा जुड़ चुकी। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद रूपिका जी। 17 साल 10 महीने बाद आज जो फैसला आया है, उस फैसले ने आपको सबसे पहले, जिसे कहते हैं ना, एक पहला विचार, वो क्या दिया? मुझे लगता है इस देश में जो न्याय व्यवस्था से हम लोगों की अपेक्षा थी, बहुत समय लगा। 17 वर्ष किसी को कहते हैं ना कि किसी को गुनाहगार रखकर 17 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के ऐसे लोगों की आंखों में गुनहगार करके अपनी जिंदगी सही है। उसमें मेजर कर्नल भी थे, मेजर भी थे, अभी एक्स एमपी भी हैं, साध्वी जी हैं। मुझे लगता है वो कुलकर्णी हो, समीर, जितने भी लोग थे इसमें, मुझे ऐसा लगता है वो मेरा परिवार का व्यक्ति, और इस देश में जो भगवा का अपमान 2008 में जिस तरीके से एक समुदाय के लोगों की इस इंसिडेंट में डेथ हुई थी, उसके अगेंस्ट भगवे लोगों को, जो भगवे का प्रचार, भगवे के प्रचार प्रसार पूरे देश में कर रहे थे, उन लोगों को टारगेट बना के उस समय की सरकार ने जेलों के अंदर डाला था। और उनको आज न्याय, सिर्फ उन लोगों को न्याय नहीं है जी, इस अभी देश में देखिए ना, ओवैसी साहब की पार्टी के ही प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और हालांकि आप एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ी और मैं ही आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुंबई ब्लास्ट में जब फैसला आता है और सबूतों के अभाव में ये दोषी बरी कर दिए जाते, मतलब आरोपी जो हैं वो बरी कर दिए जाते हैं, जिनका मजहब कुछ और होता है, तो फौरन सरकार जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए वापस कोर्ट चली जाती है। लेकिन इस केस में चूंकि धर्म अलग है इन तमाम आरोपियों का जो आज बरी हो गए हैं, फडणवीस साहब आकर कहते हैं कि ये जीत है, तो वो ये कह रहे हैं कि न्याय कहाँ हुआ? ये तो दो अलग अलग धर्मों को देखकर आप लोग अलग अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मैं वही आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपने प्रियंका गांधी जी का भाषण पार्लियामेंट के सदन के अंदर सुना होगा, जब वो कहते हैं कि हम सब भारतीय, और भारतीयों के साथ जो अत्याचार हुआ कश्मीर में, पहलगाम में, तो उन्हें वहां से आवाज दी गई कि बोलिए कि भारतीयों के साथ वो हिंदू भी थे, तो उनके शब्द नहीं निकले रूबिका जी। उन्हें अपमानित फील हो रहा था अपने आप को हिंदू और हिंदुस्तानी बताने में। तो मुझे लगता है यहाँ से स्पष्ट होता है कि 2008 के ये जो इंसिडेंट में जिन लोगों को भी अंदर डाला, तो वो सिर्फ भगवा का प्रचार प्रसार और भगवे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। इसलिए उस समय की सरकार ने इन लोगों को जेल के पीछे डाला। मैं आपको बताती हूँ रूबिका जी, जब मैं खुद पार्लियामेंट में थी, तो साध्वी जी जब आती थी वहां पर, तो 4 लोग उन्हें हाथ में हाथ देकर, कंधे पकड़कर पार्लियामेंट तक लाते थे। इतना बुरा अत्याचार उस समय उनके साथ लॉकअप में, जेल में, इस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। तो मुझे लगता है एज ए हिंदुस्तानी और गर्वित हिंदू और भगवा प्रचार प्रसार करने वाली व्यक्ति के नाते आज मुझे लगता है इस देश में
भगवा का सम्मान और भगवे निर्दोषी लोगों को आज ये बात भी किया गया है। ये बात भी सामने आई नवनीत जी एक बात ये भी सामने आई कि ये बार बार जो इस तरीके के मामले आ जाते हैं, मतलब आप कह रहे हैं साध्वी प्रज्ञा उस वक्त उनको खड़ा करने के लिए 5-5, 6-6 लोगों को सहारा देना पड़ता था, लेकिन शहीद हेमंत करकरे के लिए जिस तरीके की वाणी का इस्तेमाल वो करती थी, आज उस पर भी लोग और खासकर आप देखिए AIMIM कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं कि अब वो शहीद हेमंत करकरे नहीं रहे, कि मेरा श्राप उनको लगा हुआ है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि 26/11 को हम मुंबई कर रहे हैं, मैं मुंबई में ही बड़ी हुई हूँ, जन्म वहाँ का हुआ है। 26/11 जब हुआ, जिनके बारे में वो कह रही है वो उनका लुकआउट करके वो उन पर उत्तर देंगी। मैं हमेशा हमारे देश के सैनिक की बेटी हूँ, तो मैं हमेशा उनका आदर रिस्पेक्ट करती हूँ। पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जब ये सब इंसिडेंट 26/11 मुंबई में हुआ तब कांग्रेस की सरकार केंद्र और राज्य में थी, उन्होंने उस टेररिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा? टेररिस्ट के बारे में क्यों बात नहीं की? सदन में इस पे इतनी ताकत से चर्चा क्यों नहीं हुई? जब हमारे महाराष्ट्र के मराठी, हमारे लोग, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, 300 लोग उस टेररिस्ट के हाथों से मारे जाते हैं, तब कांग्रेस को इतना प्यार क्यों नहीं आया? आज पाकिस्तान की आवाज बनकर वो हिंदुस्तान के सदन में बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के हर नेता को शर्म आनी चाहिए कि आप खाते तो हिंदुस्तान का है, जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और आखिरी भी हिंदुस्तान में जाना है, और गाते आप पाकिस्तान का है। मुझे आपसे प्रश्न करना है कि 26/11 में जो इंसिडेंट हुआ उस पे आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? प्रियंका गांधी जी को जब बोला गया कि आप कहो कि सिर्फ हिंदुओं को कलमा पढ़ो करके, अगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ी तो उन्हें गोलियों से मारा गया, इस पे तुम कांग्रेसी उत्तर दो। आज जो पाकिस्तान के सदन में बात होती है वही हिंदुस्तान के सदन में ऑपोजिशन बात करती है, तो थोड़ी सी तो कांग्रेस वालों ने, हाँ मतलब ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है और ये समझा जा सकता है नवनीत जी कि जब ये कहा जाता है हिंदुत्व और भगवा आतंकवाद, तब कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होता, चाहे वो उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ही क्यों ना हो, पी चिदम्बरम ही क्यों ना हो, और आज की तारीख में दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह ही क्यों ना हो। भले ही कह रहे हो कि नहीं संघ जो है उसको हम इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ विवाद है ना, ये 25% टैरिफ अमेरिका ने हम पर लाद दिया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला आया है। क्या कहेंगे उनको आप? मैं अखिलेश जी के बारे में इतना ही कहूंगी कि वोटों की राजनीति के बारे में महिलाओं पे की हुई टिप्पणियों पे अगर अखिलेश जी अपनी विचार नहीं रख सकते तो उन्हें इस देश पे होने वाली ऐसी कई महिलाओं के जीवन के साथ जिन्होंने पहलगाम में खेला है उस पर भी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है जब इतनी सारी महिलाएं, हिंदू विचारधाराओं की महिलाएं, हिंदू के नाम पर उन्हें मारा गया, उस पे आप उसका समर्थन ना करते हुए जो आज पक्ष में मोदी जी पे एलिगेशन करते हैं, गृह मंत्री जी पे एलिगेशन करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर पे एलिगेशन करते हैं। आपको एलिगेशन करना है तो टेररिज्म पे एलिगेशन करना था, आपको एलिगेशन करना है तो उस पाकिस्तान पे एलिगेशन करना था। आपका काम विरोधियों को उत्तर देना था। वो विरोधी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, वो नहीं जो सदन में इस देश को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए जो आज काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व है देश के प्रधानमंत्री पर, देश के गृह मंत्री पर। लेकिन आप पाकिस्तान की तो बात कर रही है, वो तो मालेगांव का जिक्र कर रहे हैं ना नवनीत जी। वो कह रहे हैं ये मालेगांव, ये जो फैसला आया है ना, है ये इसलिए आया है क्योंकि टैरिफ विवाद से ध्यान भटकाना है। वो उनकी सोच है, क्योंकि उन्हें मोदी जी ने अगर कुछ भी किया तो उस पर सिर्फ टिप्पणी करनी आती है, उनके साथ खड़े रहकर। ये नहीं कहा कि पहलगाम में जो हल्ला हुआ है उस पर जो उत्तर मिला है उसके साथ हम खड़े हैं। जितनी भी महिलाएं विधवा हुई हैं, जिन पुरुषों को, उनके घर के बेटों को, उनके घर के हस्बैंड को जिन्होंने गोलियां मार के, सिर्फ कलमा नहीं पड़ी गई, उनको गोलियां मारी है, तो आज हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। सिर्फ मोदी जी का निर्णय इसलिए मोदी जी का अगेंस्ट है। और जो आप मालेगांव की बात कर रहे हैं, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश जी जिनके साथ आज खड़े हैं, आज जितने भी लोग कांग्रेस के साथ खड़े रह के बहुत प्राउडली जब सदन में भाषण दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इन्होंने याद करना चाहिए जितने भी लोग उस मालेगांव के इंसिडेंट में मरे हैं, उनके नाम देख लीजिए।
कांग्रेस को अपनी वोटों की राजनीति के लिए वो नाम के अगेंस्ट भगवाधारियों को जेल में डालना था, उनको दोषी करार देना था, तब जाके ये सिचुएशन उस समय तैयार की गई है। पर तो ये आपको तो क्या शुक्र लगता है, है आखिरी सवाल, हमारी आपको क्या न्याय लगता व्यवस्था है का। आज के फैसले के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस भूल सुधार करेगी? अब हिंदुत्व का वो जो नैरेटिव कि ये बहुत रैडिकल हो चला है उसे बंद कर देगी? आपको लगता है कि कांग्रेस को आगे आकर बहुत क्लियरली इस मसले पर जनता से मुखातिब होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ उनकी जितनी भी गलतियां हैं पहले से लेके आज तक 50 सालों से गलतियां कर रही हैं, राम मंदिर से लेकर इमरजेंसी से लेकर फिर जब मालेगांव जैसे केस हुए, भगवा जिसने भी प्रचार किया उसके अगेंस्ट में, अरे जिनको शर्म आती है, प्रियंका गांधी जी जैसी व्यक्ति सदन में खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले भाइयों को मारा गया, तो उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई, हमारी भगवे की लड़ाई हम लड़ेंगे और संविधान से ये देश चल रहा था और संविधान से हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान से ये देश चलाएंगे, इतना ही कह सकते हूँ। कांग्रेसियों से, कांग्रेस के नेताओं से ये कभी भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता, जो 2 दिन पहले सदन में ये नहीं कह सकते कि हमारे हिंदू भाइयों को इस देश में मारा गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ी। ये वोटों की राजनीति करते हैं, हम हमारे देश की भक्ति की राजनीति करते हैं। इनमें और हमारे में बहुत अंतर है। इनमें और हम में बहुत अंतर है। नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अमरावती की पूर्व सांसद, जो सीधे तौर पर ये कह रही है कि इस मसले पर कांग्रेस से ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी गलती या भूल मानेगी, ये कतई संभव और उचित नहीं होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, पर एक सवाल जो यहाँ पर वारिस पठान पूछ रहे हैं, मैं चाहती हूँ उसका जवाब यहाँ प्रेम शुक्ला जी दे दें। प्रेम शुक्ला जी, आपकी आवाज पहले हम तक नहीं पहुँच पा रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और अब यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला, वारिस पठान स्क्रीन पर, और उसके बाद में आप इस मसले पर पॉलिटिक्स जो चल रही है उस पर भी आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कह रहे 2 अलग अलग केसेस, 2 अलग अलग मापदंड। इस केस में जब बरी कर दिया जाता है तो जश्न मनाया जाता है, उस केस में बरी किया जाता है तो लाइटनिंग स्पीड के साथ कोर्ट में चले जाते हैं। रूबिका जी, पहले दोनों केसों के अंतर सुन लीजिए। पहले केस में जो है, जिस केस को लेकर छाती पीटने पर श्रीमान वारिस पठान आमादा है, उसमें ट्रायल कोर्ट ने 5 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी थी। उसमें तमाम सबूत स्वीकार करने का काम ट्रायल कोर्ट ने किया था। अपील कोर्ट ने उनको जो है, बीच में बकवास मत करो, मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? अरे नहीं, आपस में लड़िएगा मत। हाँ, लड़िएगा मत, बिंदु पर बात कीजिए, मैं बिंदु पर ही चर्चा कर रहा हूँ। ट्रायल वारिस पठान रुकिए, उनको बोलने दीजिए। ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा मृत्युदंड की सजा दी थी, यहाँ ट्रायल कोर्ट ने इनको रिहा किया है। दूसरी चीज, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाएगा। दूसरे केस में हाईकोर्ट के उस फैसले के कारण मकोका के तमाम मामले प्रभावित हो रहे थे, इसलिए तीव्र गति से उस मामले पे स्थगनादेश प्राप्त करने का काम राज्य सरकार ने किया है। इस मामले में भी राज्य सरकार किस मामले में अपील करे, नहीं करे, कब करे, कैसे करे, इस पर बाकायदा विधि विभाग राज्य सरकारों का होता है। विधि विभाग जो है उस मामले की पड़ताल करेगा। अगर उनको आवश्यक लगेगा कि इसमें जो है अपील करना आवश्यक है, किन बिंदुओं पर अपील की जाए, जजमेंट में कहां पर जो है किसी प्रकार की कमी नजर आ रही है, उसके आधार पर होता है। क्योंकि वारिस पठान को हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए अपील नहीं की जाती किसी मामले में। किसी भी मामले में अपील करने का एक विधिक प्रक्रिया है, उस विधिक प्रक्रिया का अनुपालन निश्चित तौर पर होगा। आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू मुसलमान का चश्मा नहीं पहना है, लेकिन आज जो है बाकायदा जब अलग अलग रिएक्शंस लिए गए तो कहा कि ये चश्मा, और आप लोगों की तरफ से कहा गया ये चश्मा किसी और ने नहीं, उस वक्त की यूपीए सरकार ने पहना था। ये वही वक्त था जब सुशील कुमार शिंदे उस वक्त के गृह मंत्री हुआ करते थे केंद्र में देश के, उन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का जो है उसे कॉइन किया था। उनके ऊपर बार बार ये आरोप लगते रहे कि इस तरीके की अगर शब्दावली का वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हिंदुत्व, पूरा का पूरा हिंदू धर्म को मानने वाला सनातनी जो है वो उस राह पर निकल चला है। और इसीलिए वरुण पुरोहित जी, आज की तारीख में
कांग्रेस से माफी मांगने की बात न सिर्फ वो लोग जो आज बरी हुए हैं बल्कि बीजेपी भी कर रही है। वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े, जकीर रहमान हमारे साथ इस पूरे मसले पर अतीकुर रहमान साहब भी जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, उसे खुश करने के लिए इस शब्द को कॉइन किया और आज सबके सामने वो एक्सपोज हो चुकी है। रूबिका जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि ये कोइंसिडेंस है कि 2-3 दिन पहले एक वर्डिक्ट आता है जिसको चैलेंज किया जाता है और 1-2 दिन के बाद में ऐसा वर्डिक्ट आता है जो कि यहाँ पर हमारे जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लीवे मिल जाता है दोनों तरफ के लोगों को कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। यहाँ पर रूबिका जी, सेंस ऑफ क्लोजर जो एलिमेंट है वो कब मिलेगा पब्लिक को? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये बहुत बड़ी कोई साजिश है? कोई ऐसे लोग ये सारी चीजों को, घटनाओं को अंजाम देते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एंगल चलता रहे, लोगों की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती रहे? हम क्या समझे आखिरकार? यहाँ पर अगर एक लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू टेरर का नैरेटिव यहाँ पर बर्स्ट होता है, हिंदू टेरर जैसी कोई चीज नहीं है, तो क्या ये मुझे राइट नहीं बनता है कि 2 दिन पहले आपने ये चीज क्यों नहीं कही कि मुस्लिम टेरर जैसा भी कोई चीज नहीं होती है? क्या साहब ने आज हमारी हमको इस चीज को याद दिलाया? सर, डोंट ट्राई टू कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। मैं फिर कह रही हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आज के उस केस के पीछे छिपके आप जो असल प्रॉब्लम है अतीकुर रहमान साहब, उससे थोड़ी मुंह कर फेर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ हिंदुस्तान में आप ये कह देंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन तमाम दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो चीजें हो रही हैं और वहां जिस तरीके से आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है, उसमें भी तो लोग मजहब ढूंढने की कोशिश करेंगे ना। कब तक हम इस तरीके से पर्दे के पीछे छिपते रहेंगे कि चूंकि हम तुम्हारा हिंदुत्व आतंकवाद का मसला आप खत्म कर रहे हैं तो तुम भी ये कहना बंद कर दो? अरे यहाँ तो प्रॉब्लम है ना। कितने ऐसे मुल्क हैं जहां पर आपको ये हिंदुत्व आतंकवाद दिख गया है? मुझे ये बताइए, मतलब गिना दीजिए मुझे हिंदू आतंकवादी। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग सर। हिंदू मतलब वो जो सनातनी है, जो टीका लगाता है, जो गले में वो रुद्राक्ष की माला धारण करता है, जो भगवा पहने हुए हैं, ऐसे 10 नाम मुझे बताइए। चलिए 10 छोड़ दीजिए, मैं कह रही हूँ 5 नाम मुझे ऐसे बताइए जो कि भगवा आतंकवाद को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं, जा जाकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, गला काट रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन रूबिका जी। एक बैलेंस शीट तैयार कर लीजिए कि पिछले 15 से 20 सालों में हमारी जुडिशरी ने कितने मुसलमानों को बरी किया है। 20-20, 18 साल के बाद में बरी किया है, और आज ये 6 लोगों को बरी किया, तो आप हिंदू टेरर को आप मेरे सवाल से हट गए। मेरा सवाल बहुत सिंपल है सर। मैं इसी केस में 6 लोग बरी हुए हैं, 7 लोग बरी हुए हैं, दैट्स अ डिफरेंट। 7 आरोपी वैसे बरी हुए हैं, मैं बता दूं आपको, 17 साल 10 दिन, और उसके बाद ये पूरा का 10 महीने, माफ कीजिएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा खेल उजागर हुआ है। और खेल क्या कहा जा रहा था प्रोफेसर रागी? खेल ये था कि क्योंकि उस वक्त ये सब चल रहा था कि इस्लाम जो है वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो चला है और इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है, तो ये लोग ये आप लोग आरोप लगाते हैं ना, और इसीलिए ये कॉइन किया गया था हिंदुत्व आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। रूबिका, देखिए 9/11 के बाद जो अमेरिका में ध्वस्त हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बम फटे, स्पेन के अंदर बम फटे, ऑस्ट्रिया के अंदर बम फटे, जर्मनी के अंदर बम फटे, ब्रिटेन के अंदर बम फटे, और सारे जगह एक ही मजहब का नाम आता था। तो अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में नहीं परोसा जाना चाहिए। आतंकवाद का मजहब होता है और ये पूरी दुनिया जानती है कि इस्लामिक आतंकवाद एक सच्चाई है। अब अब कांग्रेस पार्टी के लिए लग रहा था बड़ी मुश्किल थी, उनको लग रहा था कि उनका रागी जी रैडिकल इस्लामिक आतंकवाद कहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं इस्लाम को फॉलो करने वाले, पर हम में से कोई ऐसा नहीं जो AK-47 उठाकर चल रहा है। मैंने आपको यही कहा
कि देखिए जब कहते हैं ना कि रूबिका जी हंसमुख हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि रूबिका जी को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है कि रूबिका जी हंसमुख हैं। तो अपवाद को इसीलिए मैंने कहा कि अधिकांश लोग उसमें नहीं है, लेकिन यदि 2 करोड़ ही उसमें रेडिकल हैं तो वही समाज के लिए भारी पड़ जाते हैं। भारत विभाजन में सारे मुसलमान तो साथ नहीं थे ना, लेकिन जो लोग विभाजन के लिए थे वो डोमिनेट कर गए थे उस समय भी। तो इसी दृष्टि से सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सारे टेररिज्म में 97%, 87% यदि आप देखेंगे कि ये जो इसके बीच का रेशियो है वो मुस्लिम तो आतंकवादी आपको ये लगता है कि चूंकि एक ही तरफ मामला और पलड़ा जा रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये शब्द बना दिया गया हिंदू आतंकवाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए ताकि ये कहा जाए कि देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल ये गलत है। इससे बड़ा बकवास, इससे बड़ा कोई झूठा चीज हो नहीं सकता है। आतंकवाद का धर्म है और दुनिया में सब कोई जानता है कि वो कौन सा मजहब है जो आतंकवाद फैलाता है। लेकिन फिर मैं कह दूं, सारे उस मजहब के लोग उस श्रेणी में नहीं लिया जा सकते हैं। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, सारे लोग नहीं हैं उसके हिस्से। नहीं, जो आप कह रहे हैं सर, देखिए ऐसा है, मजहब के लोग पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद के पर्याय कथनी का जो पहला पार्ट है ना, कईयों को चुभ सकता है। भाई अगर मैं आंख बंद कर दूं और कबूतर बन जाऊं और कहूं कि सामने से बिल्ली आ रही दिखेगी नहीं, आंख बंद कर लूं, तब तो जो है ये आसानी से मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ और दरकिनार कर सकती हूँ। लेकिन अगर हमें जड़ तक जाना है, उस जड़ को खत्म करना है, अगर रेडिकल इस्लाम के ऊपर कोई मंथन चिंतन और उसका सोल्यूशन निकालना है, तो मुझे आपके कथन का पहला पार्ट मानना पड़ेगा। मैं उसे सिरे से खारिज नहीं कर सकती हूँ, ये बात सही है आपकी। लेकिन आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों हिंदुत्व आतंकवाद का, इसीलिए वारिस भाई ये खाई ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए हिंदू जो है बड़ा रोष में आ गया था कि भैया हमें काहे बीच में लपेटा जा रहा है जबरदस्ती का। मतलब यहाँ एक ऐसा अपवाद हुआ और आपने पूरे के पूरे समाज को लपेट लिया। रूबिका 10 सेकंड। हाँ ठीक है सतीश रागी जी, 10 सेकंड, उसके बाद वारिस पठान। अरे यार 10 सेकंड, बस वारिस भाई आ रही हो, 1 सेकंड, वो 10 सेकंड आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड। देखिए इस मामला में 2 ही चीजें इस मामले में होती है। आपके पास या तो डायरेक्ट साक्ष्य हो या सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो। दोनों मामले पर एनआईए के जज ने कहा कि न तो डायरेक्ट और न ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस, दोनों किसी में नहीं है। पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेट किया गया है और गन पॉइंट पर फैब्रिकेट किया गया है, क्योंकि कांग्रेस को यह नैरेटिव सेट करने की जरूरत थी उस समय। यही मैं जिक्र करना चाहता था। ओके, वारिस पठान। देखिए रूबिका जी, हम सब आतंकवाद के खिलाफ थे, है, रहेंगे। हमने कभी भी आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया। सब चाहते हैं देश से पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हो जाए। लेकिन मेरा पहले भी मैंने कहा था, मैं एक लॉयर और आतंकवादियों को सहायता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे आप। नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, किसी भी तरह से दहशत फैलाना, दहशत गर्दी। वो किसी भी का उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए, कड़क से कड़क सजा मिले ऐसे देशद्रोही आतंकवादियों को। ये तो हमने हमेशा कहा। जल गुरु को बचाना। अभी आप ये बात कर रहे हैं कि ये कलर का आतंकवादी नहीं होता, वो कलर का नहीं होता। मैं पूछना चाहूंगा, देखिए मैं खामोश बैठा था, बीच में किसी के नहीं बोला। मैं पूछना चाहूंगा, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उनका कत्ल करने वाला कौन था? नथुराम गोडसे, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी। नहीं भाई, वो हत्यारा था, वो आतंकवादी नहीं था। ये बकवास मत कीजिए। कौन से धर्म का था? ये बकवास मत कीजिए। ये देखिए बीच में बोलने वाली आदत रूबिका जी सही नहीं है। आपको पता है मेरे पास लिमिटेड। वो हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था। दूसरी जगह जाना है। आतंकवादी नहीं था वो। अरे आतंकवादी था जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। देश का सबसे पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे था। अब वो कौन से धर्म का था, कौन सी जाति का था, कौन से संगठन का था, सबको पता है देशवासियों को। उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना। यानी आप आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हो। अगर देखा जाए तो आप जो बता रहे हो, आप किसी आतंकवादी का समर्थन कर रहे हो, मतलब आप तो देशद्रोही हो गए। आपके खिलाफ केस होना चाहिए कि आप देशद्रोही को समर्थन दे रहे हो जिसने फादर ऑफ नेशन का कत्ल कर दिया। यही होता है ना रूबिका जी कि इनके ऊपर जब बात आती है तो ये बात धुआं डालते हैं। इनको समझ में नहीं आता आतंकवाद क्या है। अरे आतंकवाद को खत्म करना पूरे देश की जवाबदारी। सब चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, हम भी चाहते हैं कि आतंकवादी सब खत्म हो, मगर
ये इक्वालिटी होना चाहिए। जिस फुर्ती के साथ आपने फाइल किया था अपील सुप्रीम कोर्ट में, वो 12 बेकसूर जो छूट गए थे उनके खिलाफ बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के, उसी फुर्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार फाइल, एटीएस के खिलाफ उसी तरह इंक्वायरी हो, एनआईए के खिलाफ उसी तरह इंक्वायरी। और जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, जिसने हमारे शहीद हेमंत करकरे जी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए, तो उसके बारे में तो कंडेमनेशन भी नहीं कर रहे, वो भी आपको बोलना चाहिए ना। वो आप क्यों नहीं बोलते? आपके मुंह दही जम जाता है इस बातों के ऊपर। बोलो ना आप कि ठीक है, उन्होंने कंडेम करो उनके अल्फाज को। हेमंत करकरे तो हमारे भारत देश का जवान था ना, जो शहीद हुआ ड्यूटी के अंदर करने में। वो नहीं करेंगे आप, बस यहाँ बैठ के सरकार से ये भी तो सच्चाई है ना कि हेमंत करकरे ने जानबूझ करके उनको 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा मुसलमान नमाजी को इंजर्ड हुआ है। न्याय मिलना चाहिए। बम जमीन से निकला, आसमान से निकला। सर ऐसा है कि यहाँ पर वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तेरी वाली कमीज जो है उस पर दाग ज्यादा है, मेरी वाली कमीज जो है वो एकदम साफ सुथरी है। आप वो 1947-48 आपको नाथूराम गोडसे एक वो बिंदु मिलता है जिस पर आप बार बार कहते हैं ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है। जबकि अगर आप, और नाथूराम गोडसे का यहाँ कोई फेवर नहीं कर रहा है सर, आपको आतंकवादी कहना है, मैं भी 4 बार उसे आतंकवादी कह दूंगी, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड उसको आतंकवादी नहीं, उसको मर्डरर मानता है, उसको हत्यारा मानता है। आप तो वकील हैं वारिस भाई। अरे आतंकवादी का काम क्या होता है? लॉ ऑफ द लैंड क्या मांगता है? दिमाग के अंदर टेरर अरे भाई हत्या करके टेरर नहीं फैलाया। मुझे ये बताइए, तो फिर इस लिहाज से तो हर मर्डरर जो है वो दहशतगर्द हो जाएगा ना? अरे पहले तो आप भाई हर मर्डरर आतंकवाद का एक अपना एक डेफिनेशन है वारिस भाई। प्लीज, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। नाथूराम गोडसे को 10 गालियां दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसे दे दीजिए, आप उसे आतंकवादी का तमगा भी दे दीजिए, लेकिन ट्रू डेफिनेशन में वो क्या फिट बैठता है? बाकी जो आतंकवाद है कि आप एक मजहब के नाम पर एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मजहब के नाम पर, मैं उसको आतंकवादी उसको आप हिंदुत्व से जोड़ देना, धर्म से जोड़ देना, ये कहां तक उचित है? और इसीलिए वारिस भाई, आज की तारीख में आप तो खैर उस वक्त कितना थे नहीं थे दुनिया जानती है, AIMIM की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस थी ना। अब कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। वरुण पुरोहित जी बड़ा देर से आए आज जब आपको सबसे ज्यादा जवाब देना था तो आप जुड़बे ना करें। भी कर रहा हूं ना हुक्म, माफी मांगिए आप। कांग्रेस के पुराने नेता होने के नाते आपको माफी मांगनी चाहिए कि ये जो झूठ और ये प्रोपेगेंडा, आप तो खुद हिंदू हैं भाई, सनातनी हैं आप, तो आज बरी हो गए वो सबके सब। वरुण भाई। रूबिका जी क्षमा करनी, हुक्म, आपको मेरी खिंचाई करनी है, आप कर सकते हो, मैं लेट नहीं हुआ, मानसून बारिश चल रही है, इसमें व्यवस्था ऐसी हो रखी है टेक्नोलॉजी की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो केस का निर्णय आया है उसमें माफी क्या, कौन मांगेगा माफी? केस का निर्णय आया है, अब अपील होगी, अब प्रोसिक्यूशन सुशील कुमार शिंदे मांगेंगे, पी चिदम्बरम साहब को मांगनी चाहिए, बीजेपी तो यही मांग कर रही है। तो फिर तो मोदी जी को भी तो मांगनी चाहिए पूरे देश से। अब की बार ट्रम्प सरकार कर रहे थे, ट्रम्प लपाड़ा लगा रहा है, हर चीज में आप मोदी ले आते हैं, माफी मांग लेंगे मेरे से इमैच्योरिटी। हाँ, उस नहीं तो मुद्दे फिर पर हर चीज चर्चा में करती कांग्रेस को माफी मांगेगी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज जब आप बैकफुट पर हैं हिंदुत्व के इस पूरे के पूरे मसले को लेकर, आप लोगों ने क्या माहौल खड़ा किया था, और आज हालात ये हो गए हैं कि आप सबको जवाब देना पड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त इतना ही, देखते रहिए News 18 इंडिया।